मुझे डर लगता था कि मैं शहर कैसे जाऊंगी, मैं बाहर जाके कैसे पढ़ाई करूंगी। अभी तक वन स्टूडेंट गर्ल्स नहीं हुई है, तो मेरा एक ये है कि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गर्ल्स हूँ वहाँ पे। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया तो चलती रही मेरी पढ़ाई, फिर मम्मी ही मुझे पढ़ाती थी। मैं अपनी स्टडी को पहली प्रायोरिटी देती हूँ, बाकी मेरे जो दूसरे काम काज है मैं उस पर कम देती हूँ। कुछ बच्चों से मोटिवेट हुए, जैसे आईएएस को देखा कि देश में क्या क्या सुधार करना है या फिर क्या करना है, कैसे। माँ बाप का विश्वास है कि हमारी जो बेटी बाहर गई है पढ़ने के लिए वो कुछ ना कुछ करके ही लौटेंगी। मेरा यहाँ तक आने में बस मेरे पापा का सपोर्ट है। सर घर की तो याद आती ही रहती है, ऐसा कहाँ भूल पाए, पर सर पढ़ाई के दौरान तो यह है कि अब घर वालों को भूलना पड़ता है, सब कुछ वो करना पड़ता है। आप जिस मकसद के लिए आए हैं यहाँ पे आप जो भी मकसद को अपना पूरा कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू द एज। मैं हूं रजत केन। मैं और मेरे साथी सुशील एक बार फिर से आपके सामने लाए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहानियां। इस बार हम हैं नोएडा में। इट्स न्यू अपकमिंग हब फॉर द एस्पिरेंट्स। कई यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। पहले जो एक हब हुआ करते थे ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, उसके बाद जो है नोएडा में कई पीजीज एस्टैब्लिश हुए हैं। कई यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, कई यहाँ पे कोचिंग क्लासेस हैं। किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बिताते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या रहती है और कैसे आगे जाके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और साथ ही क्या है कहानियाँ इन एस्पिरेंट्स की, और ख़ास करके जब यूपीएससी अपने 100 साल सेलिब्रेट करने वाला है 1 अक्टूबर को, तो कितना ज़रूरी है इन एस्पिरेंट्स से समझना कि इस इंस्टीट्यूशन का कि क्या मायने हैं, और साथ ही जो एग्ज़ाम है उसके क्या मायने हैं। देखते रहिए इस खास रिपोर्ट को। दी एज में हमारी कोशिश है कि हम एस्पिरेंट्स की स्टोरी एस्पिरेंट्स के मुंह से आपको सुनाएं। एस्पिरेंट्स कहाँ रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, सारी की सारी कहानी हम उनसे सुनते हैं। आइए हम ऐसे ही एक गर्ल्स पीजी में हैं, गर्ल्स एस्पिरेंट पीजी में हैं, जानते हैं क्या उनका एक दिनचर्या रहती है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, यूपीएससी इंस्टीट्यूशन के बारे में, और साथ ही किन किन चीज़ों ने उनको मोटिवेट किया। मैं और मेरे साथ ही सुशील कुमार आपके सामने इस स्टोरी ला रहे हैं। देखिए, कहीं जाइएगा मत। कम सुशील। हेलो हाय किरण, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया हमें। बिजी शेड्यूल है, बहुत अच्छा रूम है। सो किस चीज़ ने, मैं सबसे पहले पूछूंगा, क्या आपको मोटिवेट किया कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखें? सर मुझे कि जैसे मैंने देखा कि कुछ आईएएस की तैयारी के रूटीन कुछ बच्चों से मोटिवेट हुए, जैसे आईएएस को देखा कि देश में क्या क्या सुधार करना है या फिर क्या करना है, कैसे। और मैं ग्रेजुएशन में थी तभी से मैंने देखा, एक मेरी आदर्श वो आईएएस रही हैं सृष्टि देशमुख जी। अच्छा। उनको मैंने देखा और मैंने भी सोचा कि अगर ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर मैं यहाँ तक आ गई विकास सर के नाम से, और दृष्टि तक पहुँच के आ गई। अब तो मेरी तैयारी अभी शुरुआती ही है, अभी तो मुझे 27 में अटैम्प्ट देना है। मैंने स्टार्ट की है पढ़ाई। अभी तो मेरा कुछ ही 2-3 मतलब जीएस फाउंडेशन चल रहा है, जिसमें से 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं। सुबह से शाम मेरा बस एक ही वो है कि बस अपनी पढ़ाई और अपने सेहत का ख्याल, जैसे कि पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। दूसरा, जो यूपीएससी एग्ज़ाम में जो चेंजेस आए हैं, कितना उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? जो पुराना पैटर्न था अब नया आया है, कितना फ़र्क आया है, और किस तरीके से जो है एस्पिरेंट फ्रेंडली हुआ है, या फिर आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए? सर मुझे तो लगता है, क्योंकि पहले तो मैं जो ज़्यादा पुराना, पहले 10 साल पुराना, उसके बारे में तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर न्यू पैटर्न जैसा कि मैंने देखा है उसके हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है। जैसा वो है चेंज हुआ है यूपीएससी का मॉडल, तो मुझे तो लग रहा है ठीक है। बस तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करना है, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो तैयारी तो कोचिंग के हिसाब से ही मेरी ठीक चल रही है, जैसे कि वहाँ से मैं रोड मैप लेती रहती हूँ टीचर से मिलके कि कैसे क्या करना चाहिए। आप घर से दूर रहते हैं, यस सर।
किस तरीके से वो जो एक गैप है जो घर से यहाँ पे, पहले तो ये बताइए कि आपने जो कि ढल चुके हैं एस्पिरेंट लाइफ में आप पूरी तरीके से, या घर की याद आती है अभी भी? सर घर की तो याद आती ही रहती है, ऐसा कहाँ भूल पाए। पर सर पढ़ाई के दौरान तो यह है कि अब घर वालों को भूलना पड़ता है, सब कुछ वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो कुछ त्यागना भी होगा। तो घर वालों को तो बस बात होती रहती है एक दिन में कि मैं ठीक हूँ, पढ़ रही हूँ, बाकी तो अपनी पढ़ाई चल रही है। घर की याद आना है तो वही। राइट, थैंक यू किरण। मैं शायद फिर से आपके पास आऊँ क्योंकि आपके दोस्त हैं, हम पढ़ रहे हैं। मैं इनको सॉरी सोनम, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, बट ये बताइए कि जो है आप क्या क्या आपका रूटीन रहता है हर रोज़ का, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, और साथ ही जो है किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? तो मेरा जो रूटीन होता है मॉर्निंग में उठना, अपना ब्रेकफास्ट करना, बट मेरा ये रूटीन रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा रहता है। मैं अपनी स्टडी को पहली प्रायोरिटी देती हूँ, बाकी मेरे जो दूसरे काम काज है मैं उस पर कम देती हूँ, क्योंकि हम अपने घर से दूर रहते हैं। माँ बाप का विश्वास है कि हमारी जो बेटी बाहर गई है पढ़ने के लिए वो कुछ ना कुछ करके ही लौटेंगी, और समाज का ही प्रभाव पड़ता है कि क्योंकि कुछ पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर भेजने नहीं देते पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पर विश्वास किया है और आगे बढ़ने के लिए मेरे को प्रोत्साहित किया है, तो इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मेरी प्रायोरिटी रहती है स्टडी। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कितने विमेन एस्पिरेंट होंगे, कितना जो फीमेल हैं, जो लड़कियाँ हैं, कितना अपना जो है शहर छोड़ के आप आती हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए? जो मेरा जो ज़िला है उसमें सर 1-2 लड़कियाँ आती है उस वहाँ से, क्योंकि जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे लोगों के जो समाज है वो कहता है कि लड़कियों को कम शिक्षित, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उतना ही तक पढ़ाना, 12वीं पास करके शादी कर दी। कुछ पेरेंट्स ऐसे, लेकिन कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि नहीं, हम अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाएंगे ताकि वो हमारा तो विकास करेंगी, साथ में हमारे पूरे समाज का, हमारे पूरे गांव का, पूरे ज़िले का नाम करेंगी। वो विश्वास रहता है सर। तो आपको जो है पेरेंट्स को कन्विंस करने में टाइम लगा कि आपके पेरेंट्स ने ही आपको कहा कि बच्चे आप जो है आप इस एग्ज़ाम में बैठो? सर मुझे भी कन्विंस करने में टाइम लगा, क्योंकि समाज में रहते हैं हमारे पेरेंट्स, उनकी सोच थोड़ी मिलती है कि नहीं लड़कियों को जाओगे बाहर देने के लिए तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो थोड़ा डर पेरेंट्स के अंदर रहता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे विश्वास किया, फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। विदाउट फैमिली सपोर्ट हम कुछ नहीं कर सकते, तो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर। हेलो पायल, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। मुझे डर लगता था कि मैं शहर कैसे जाऊंगी, मैं बाहर जाके कैसे पढ़ाई करूंगी, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया वो शायद ही कोई और कर पाएंगे। मैंने पापा को नहीं बोला कि मुझे जाना है, मैं तो बोली कि मुझे बस घर से ही हो जाए तो मैं कर लूँगी, कि मेरे से हो जाएगा। लेकिन पापा ने कहा जब तक तुम बाहर ना निकलोगी, जब तक बाहर की दुनिया ना देखोगी, तब तक तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम एक बार जाओ, बाहर देखो, बाहर को सीखो कि तुम कैसे होती है। मेरा यहाँ तक आने में बस मेरे पापा का सपोर्ट है, क्योंकि मैं कभी घर से निकली हूँ, लेकिन मुझे डर सा लगता था कि मैं बाहर जाऊँगी, कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, कैसे क्या होगा। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे पहले तो अच्छा नहीं लगता था, फिर सबसे रहने लगी। ये पीजी, इस पीजी में तो जैसे कि है, यहाँ मैं इतना दूर आई हूँ तो एक यहाँ के पीजी के हैं ऑनर है, वही है गुलाब भैया, जिनके थ्रू मैं आई हूँ। और उनको मैं अपने झारखंड की रहने वाली हूँ, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। जैसे कि वहाँ मैंने यूट्यूब में इनका वीडियो देखा कि ऐसा स्टूडेंट होम करके एक पीजी है, तो उनका वहाँ से नंबर निकाली और मैंने यहाँ कॉल किया, और उनके थ्रू मैं बस कॉल करके पापा को बात करवा के, एक भाई जैसा कि हर एक चीज़ कोई करता उस तरह से मैं इस जगह पे आई हूँ। और उन लोगों का ही सपोर्ट है कि यहाँ मैं अच्छे तरीके से बस गई हूँ। हम लोगों को लाइट की वजह से जो है हम लोगों ने फ्रेम को ओरिएंटेशन चेंज किया है, बट सवाल मेरे वही रहेंगे पायल के साथ। पायल, आप झारखंड से आपने बताया आप हैं, तो आपका कोई क्या आइडियल रहा है इसमें कि मुझे इस ऑफिसर की तरह बनना है, या फिर जो मुझे ऐसा कुछ करना है समाज के लिए? रवि सियांग जो है वो हिंदी माध्यम से, और मैं भी एक हिंदी माध्यम की छात्रा हूँ, जो मैं उन्हें देखकर मुझे लगा कि हाँ कर सकते हैं। हर कोई यहाँ बताता है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत कठिन होता है ये परीक्षा, लेकिन मैंने उनको देख के ये सीखा कि कठिन कुछ नहीं होता। अगर तुम चाहो, तुम्हारे में दृढ़ संकल्प है तो तुम कर सकते हो और करके ही रहोगे। इसीलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा ये है कि उन्हें देखा, जाना, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं करके ही दिखाऊंगी। बहुत बहुत बढ़िया। और लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम जो है, जिस तरह से प्रिपेयर कर रही हैं आप,
तो इसमें आप किस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देती हैं? क्या रीजनिंग पे ध्यान देती हैं, किस चीज़ का, लॉजिक पे, या फिर सिर्फ ठीक है यार बस एग्ज़ाम को पास करना है जैसे तैसे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम को जैसे तैसे पास नहीं किया जा सकता। जब तक हम पूरे उस चीज़ के बारे में ज्ञान को ना लें, जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तब तक कोई भी, यहाँ तक कि है कि ये सब होते हैं कि MCQ आते हैं तो कि मैं तुक्के लगा कर लूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए भी होते होंगे बहुत से कि किन्हीं के साथ हो जाता होगा, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। पहले ज़रूरी है कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट के बाद उसके बारे में अच्छे से पढ़ना, पढ़ के उसके बाद करो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे नहीं, हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे और बस ऐसे चाहेंगे कि मुझे बस एग्ज़ाम पास करना, तो नहीं। एग्ज़ाम पास करने के व्यू से अगर मैं पढ़ाई करती तो शायद मेरे दिमाग में कल जाके मैं बनूँ तो हो सकता है मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें हट जाए। इसी कारण पहले है कि ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद जो सर पढ़ा रहे उसको रिवीजन करो। हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट में मेरी टेस्ट में भी अच्छी है कि हाँ, यहाँ आने के बाद भी सर लोगों से बात हुई, अच्छा ही रैंक आया है। बस यही कि सर लोगों के आशीर्वाद है, इन लोग इतना अच्छा से पढ़ा रहे, समझ आता है, बस यही है। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए तो होगी पढ़ाई, वरना नहीं होगी। थैंक यू पायल। तो पायल, किरण, सोनम, ये जो 3 सिर्फ स्टूडेंट नहीं, ये केस स्टडी हैं एक तरीके से, किस तरीके से यहाँ पर जो एस्पिरेंट है क्या होती है इनकी लाइफ, कैसे जो है डेली जूझने के बाद, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद जो है अपने सपनों को छू पाते हैं। जो मोटिवेशन है, जो इनका एक कह सकते हैं कि नेवर गिविंग अप स्पिरिट, वो वाकई में जो है काबिल तारीफ़ है। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें इतनी ज़्यादा कहें डेडिकेशन और मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ास करके जो स्टेजेस हैं, हम जो पूरे एस्पिरेंट में बताते आए हैं क्या क्या जो एग्ज़ाम में स्टेजेस होती हैं। आप बेशक जो है प्रीलिम्स क्लियर कर लें, मेंस क्लियर कर लें, अगर जो लास्ट स्टेज इंटरव्यू में रह जाए तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसके लिए कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ये हमें सारे एस्पिरेंट बता रहे हैं। कुछ ऐसी ही और कहानियाँ मैं और सुशील आपके सामने आगे लाते रहेंगे। UPSC इस संस्था के 1 अक्टूबर को 100 साल हो जाएंगे। इन 100 साल में UPSC ने कई ऑफिसर्स, IAS, IPS, IFS, अलाइड सर्विसेज के इस देश को दिए हैं, देश के लिए काम किया है, आगे बढ़ाया है, पॉलिसीज़ बनाई हैं, लॉ मेकिंग की है, कुछ राजनीति में भी गए हैं जहाँ पे उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। क्या प्रोत्साहन देता है UPSC, IAS, IPS आज की नई पीढ़ी को? हमारे साथ प्रिया कंवर हैं, और सबसे ज़रूरी बात है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर बाड़मेर से यहाँ पे आए हैं एनरोल कराने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। पहली बात, आप बाड़मेर से यहाँ पे आए हैं, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दिस स्टेप? फर्स्ट चीज़ तो बाड़मेर में ये चीज़ें अभी आई है कि IAS बनना है, IPS बनना है। वहाँ पे अभी भी बहुत कम है, 10%, 20% इतना नहीं है कि वहाँ पे अभी IAS। चीज़ें धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ रही है। जैसे कि मैंने अभी दृष्टि कोचिंग ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी बताया कि बॉयज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा था पहले, गर्ल्स का अभी 2025 को लेके रेशियो बढ़ रहा है बॉयज़ के बराबर अभी भी। मतलब आने वाले टाइम में गर्ल्स वहाँ से बहुत ज़्यादा बिलोंग करेगी। जैसे अभी मैं आई हूँ तो मेरे वहाँ पे भी 5 स्टूडेंट बॉयज़ हुए हैं, मतलब सेलेक्ट हुए। अभी तक 1 स्टूडेंट गर्ल्स नहीं हुई है। तो मेरा एक ये है कि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गर्ल्स हूँ वहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि आपके जो क्षेत्र है बाड़मेर, वहाँ से कोई भी जो गर्ल स्टूडेंट जो है, कोई भी लड़की IAS या सिविल सर्वेंट में नहीं आई है? वाह, बॉयज़ बहुत हुए हैं, गर्ल्स अभी तक नहीं हुए। मेरा ये है कि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया। आपके पेरेंट्स भी साथ में आए हैं। हेलो मैम, आपकी जो बेटी है डेफिनेटली बहुत अच्छे इनके हौसले हैं, और ये कह रही है कि शायद ये पहली गर्ल एक कैंडिडेट बने, वहाँ से हम भी यही चाहेंगे। हाँ, इनकी मेहनत है, देखो भाई आगे ये करे तो अच्छी बात है। ये है हमारी तो उम्मीद है इनको पढ़ाने के लिए, इनको आगे ध्यान रखना है, और इनका साथ है तो आगे भविष्य इनकी ही सुधरे। यही है सर। क्या प्रोत्साहन, कैसे प्रोत्साहन देते हैं? ये काफ़ी टफ परीक्षा है ये, तो किस तरीके से जो है आप अपने जो बच्ची है उसको आप ये कहते कि ठीक है हो जाएगा, ये हिम्मत नहीं हारनी? देखो अब इनके ऊपर है, वो तो इनको कवर करना है, और आगे भी इनका चांस है, मेरे को पढ़ाना है। और हमारे फादर का तो यही है कि इनको अपने साथ दे सके जितना है। लेके बहुत है कि तू पढ़, घर का काम नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, तू पढ़ बस। वो हमारा कोई मतलब नहीं है घर के बारे में, अपने आगे बढ़ो, अपने
अपने वो कह रहे बेटी पढ़ाओ और वो आगे भविष्य के आपके वो ही है। बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली से मिलके, आपके बेटी से मिलके, और काफ़ी इनकी मेहनत है इस चीज़ में। एज अ मेल एक आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाती है? जैसे बताया कि जो है वहाँ पे मेल फीमेल रेशियो अगर देखा जाए सक्सेस का वो बहुत कम है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं और कैसे आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए? जैसे हमारे वहाँ बेटियों को कम पढ़ाते हैं, बच्चे को तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी पढ़ाना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी मतलब पढ़ भी रहे, अच्छी बच्चियाँ पढ़ रही है, काफ़ी नाम कमा रही है आगे आगे वो। और हमारे अभी टीना मैम IAS अफसर है तो वहाँ आए हुए हैं, तो उनसे भी काफ़ी प्रेरित हुई है कि मैम पढ़ के फर्स्ट रैंक पे आके वो आई है, तो वो प्रेरित हुई है। और हम भी चाहते हैं कि बच्ची पढ़े, जैसे तैसे भी करके पढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे, बाकी इनका लग काम आएगा। क्या कोई सामाजिक जो है आप बदलाव देख रहे हैं इस चीज़ में? जब आपने डिसीजन लिया बच्ची को आगे पढ़ाने के लिए तो कोई रेजिस्टेंस मतलब जो है समाज से आए कि अरे भाई क्या कर रहे हो, है ना? आज समाज वाले तो मतलब वो तो करते ही हैं कि भाई बच्चे को जल्दी जल्दी शादी करके घर भेजो, और अब थोड़े बहुत अपनी समझ है कि पढ़ा है बच्चे को, और ये आगे मतलब पढ़ेगी तो एक बच्ची पढ़ेगी तो 7 घर सुधर जाएंगे। पहले तो बहुत, मैं खुद मतलब 12th करने के बाद मेरे माइंड में आया कि UPSC करना चाहिए। उसके लिए मैंने सर्च किया कि क्या पढ़ना चाहिए, कितने पेपर होते हैं, कैसा होता है। दृष्टि को सर्च किया। दृष्टि वैसे जयपुर में भी है, वो मेरे पास में पढ़ती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आई क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे आई। तो मैं ये चाहती हूँ मैं करूँगी तो मेरे पीछे बहुत सारी गर्ल्स आएगी। और फर्स्ट मेरा देखो तो हर चीज़ को लेके मैं करूँगी तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सेटल होंगे, आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी सेटल होगी। Well, aspirants is not just story of a subset of student. कई तरह के यहाँ पे छात्र आते हैं, कई तरह के एस्पिरेंट आते हैं, कई स्ट्रगल होते हैं उनके। मेरे साथ प्रशांत हैं, बिहार से आए हैं, ही स्पेशली एबल्ड। मई 2025 में ही अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, जून में उनका रिज़ल्ट आया और बहुत कम, एक फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स की वजह से वो पेपर क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन जो इनका जो एक मोटिवेशन है, जो एफर्ट है, वो अभी भी चालू है। जानते हैं प्रशांत, थोड़ा बताएंगे आपका जर्नी जो है कैसा रहा, जो भी आपने किया है, कैसे प्रिपेयर करते हैं आप पूरा एग्ज़ाम के लिए? यस, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहली बात कि मैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, ठीक है। मैं ब्लाइंड हूँ, तो हालांकि मेरे मदर और फादर ने आँख का मैं ट्रीटमेंट करवाया दिल्ली एम्स से, ठीक है। 6 साल तक मेरी आई ट्रीटमेंट चली, आई ट्रांसप्लांट भी हुआ मेरा, ठीक है। तो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया मेरा आँख का ऑपरेशन। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। मेरी जो शुरुआती पढ़ाई हुई मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी। हालांकि उसके बाद फिर मेरे फादर की जब डेथ हो गई तो मैं उसमें क्लास 6 में था। तो 2012 की ये बात है। तो फिर मेरी पढ़ाई फिर रुक गई 2 साल के लिए। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया और मेरी मम्मी स्कूल में खाना बनाने लगी बिहार में। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया, तो चलती रही मेरी पढ़ाई। फिर मम्मी ही मुझे पढ़ाती थी। मेरी मम्मी जब पढ़ाती थी, अपना जो भी उनका काम था, अपने काम के साथ में शाम में आती थी, मुझे पढ़ाती थी। फिर हुआ क्या, मैं सिंगिंग की तरफ थोड़ा सा मेरा ज़्यादा रुझान था मेरा। मैं सिंगर बनना चाहता था और म्यूजिक कंपोजिशन जो होता है उसकी तरफ ज़्यादा रुझान था मेरा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है पर्सनल लाइफ में जो कि मैं शेयर करने से बचूंगा मैं अभी तो। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज़ हो गए, बहुत सारे बुक्स पढ़ना हो गए, है ना। तो धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, जैसे कि और भी कई टीचर्स हो गए, जैसे विकास सर या खान सर, इस तरह के जो भी लोग थे, मैंने उनको सुनना शुरू किया, ध्रुव राठी। तो फिर जो मेरे सामने में एक जो IAS ऑफिसर थे, उनका नाम था TN सेशन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। तो कमिश्नर रहे हैं। यस। तो हुआ क्या कि मैंने उनकी जब स्टोरी सुनी तो मैंने सोचा कि यार ये भी हो सकता है क्या। तो मुझे लगा कि मैं तैयारी करने के लिए एक बार सोचता हूँ कि लेकिन कई लोगों ने कहा कि यार तुम नहीं कर पाओगे IAS की तैयारी। तो फिर मेरे घर के बगल में एक दादाजी थे, तो उन्होंने मुझे, प्रांजल पाटिल मैम थी जो कि फर्स्ट ब्लाइंड IAS ऑफिसर 2017 रैंक, तो जो कि भी केरला कैडर में है, ठीक है ना। तो उनके बारे में मुझे बताया गया। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। तो फिर मैंने तैयारी की शुरुआत कर दिया। तो फिर मैंने प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम देने के लिए गया तो मेरा पहला पेपर बहुत शानदार गया। और होता क्या है कि मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे नींद आती है। तो मैंने उस दिन भी कुछ नहीं खाया। तो मैं फिर मैं सेंटर पे जब गया तो मैंने पहला पेपर के बाद
जो गैप होता है, तो मैंने सिर्फ सत्तू पी लिया, ओके है ना। तो लेकिन मैंने थोड़ी सी मैंने एक ब्लंडर क्या किया था कि जो भी होता है कि ORS घोल या कुछ भी मैंने नहीं लिया। सेकंड पेपर में हुआ कि जैसे ही मैंने 5-7 क्वेश्चन किया, 5-7 क्वेश्चन के बाद मेरे अचानक से मेरी BP लो होने लगी, ऐसा लगा। अच्छा उसके बाद फिर मैं लगभग आधा घंटा के लिए लगभग मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं है। उसके बाद लेकिन हुआ क्या, फिर जब मुझे धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ तो फिर से मैं कॉन्फिडेंस को अपना गेन किया, फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू किया। जी लेकिन दिक्कत क्या आया कि फिर समय ख़त्म हो गया, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रह गए, जैसे कि 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे मेरे, कुछ मैथ्स में, कुछ कॉम्प्रिहेंशन में, कुछ रीजनिंग में। फिर मैं घर आया तो फिर मैं सोचा कि चलो कई कोचिंग सेंटर्स का मैंने जब आंसर की देखा तो लगा कि किसी में 2 नंबर आगे, किसी में 1 नंबर कम, किसी में एकदम बिल्कुल जो होता है कि बॉर्डर पे, इस तरह का। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ में कि जब रिजल्ट आया तो मैं समझ गया कि नहीं हो रहा है, मेरा नाम नहीं आया। मुझे सारे फ्रेंड्स ने बताया, मम्मी काफ़ी रो रही थी। तो फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, जो होता है। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसे कि और हुआ क्या था कि अप्रैल के बाद जो होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे फादर नहीं, जैसे मैंने बताया, तो मेरे पैसे ख़त्म होने लगे। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 1,000, कोई 2,000। अभी भी मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो कि मुझे 2,000 रुपया पर मंथ देते हैं मुझे। एक सर थे, यानी सर थे क्या, अभी हैं ही, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं वो। प्रशांत, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो हैं अभी, जो आने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपका? देखिए, मेरा जो मैसेज है उनके लिए क्लियर कट ये है कि जब बच्चे आते हैं यहाँ पे, खास करके उनकी पढ़ाई होती है कि जुनून में, जोश में, जो भी कहिए, उनकी पढ़ाई अच्छी चलती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ की संगतियों में लिप्त हो जाना, यहाँ के माहौल में ढल जाना, जिससे होता है क्या कि उनकी पढ़ाई ख़राब होती है। मैं पर्सनली होता क्या है कि जो मैं काफ़ी लोगों से दोस्ती करना मेरी हॉबी है, क्योंकि मैं करता हूँ दोस्ती। तो मैंने जो ऑब्जर्व कराया आसपास में, कई टॉपर्स बच्चे जो कि काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अपने जो होता है कि उन्होंने अपने माँ बाप के जो सपने लेकर के आए थे यहाँ पे, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है आमतौर पे। कई लोग तो अपना अटैम्प्ट बर्बाद कर रहे हैं, 24 में नहीं है, 25 में देंगे, 26 में, 3 अटैम्प्ट दे के बैठे हुए हैं। तो मेरा संदेश उनसे यही है कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं यहाँ पे आप जो भी मकसद को अपना पूरा कीजिए। तो अब जो है क्या प्लान है? अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी तो फ़िलहाल BPSC का पेपर दे के आया था, प्रीलिम्स। हालांकि मेरी उसमें प्रीलिम्स अच्छी गई है मेरी, ठीक है। अगर जिस तरह से मैं सोच पा रहा हूँ, अगर उसी कट ऑफ पे अगर रहता है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में पेपर थोड़ा टफ था, तो मैं आराम से प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। और अभी मैं जैसे कि ऑप्शनल को लेके काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेंस को लेकर के ही भी काम करना है मुझे। और मुझे पता है कि CSET में और GS में कितना काम करना है, क्योंकि पिछले बार मैं कुछ नंबर से होता है कि कभी कभी जो हम करना चाहते हैं हो नहीं पाता, लेकिन हमारी नॉलेज अंदर होती है ना। तो सारी स्ट्रेटजी मेरे पास है, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी बनाया करता था दूसरों के लिए आमतौर पर। और अपने लिए भी तो ऑब्वियस बात बना के रखा ही था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया मेरा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ मैं। कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा आप एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल जो है उसको पास करेंगे, और आगे जाके जो है मेंस भी, इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रशांत। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जो है देख रही हैं प्रशांत को प्रिपेयर करते हुए इस एग्ज़ाम के लिए, और क्या डेली बेसिस पे आपके खुद जो है प्रोत्साहन देती रहती हैं प्रशांत को? जी, इसको तो मैं पढ़ाती हूँ कम से कम 6 घंटे, और मैं बोलती हूँ और ये सुन के अपना क्वेश्चन आंसर याद करता है। और क्या, बस इतनी ही करती हूँ, मैं बोल के सुनाती हूँ और ये पढ़ता है, तैयारी करता है। अभी पीछे प्रीलिम्स रह गया, कैसा, कितना आपको जो बुरा लगा उस चीज़ का? बुरा तो माँ हूँ तो बुरा ही लगता ही है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बहुत चिंतित हो गई थी मैं, बीमार पड़ गई। उसके बाद इसका दोस्त सब आया, बहुत समझाया कि आंटी इस बार नहीं हुआ, आगे फिर तैयारी कराओ, उसके बाद हो जाएगा भैया।
Well, that's it. This brings to an end of another episode on the lives, struggles and motivation of UPSC aspirants. इस बार हमने आपके सामने लाए कहानियाँ UPSC एस्पिरेंट्स की नोएडा से। क्या स्ट्रगल रहते हैं उनके, क्या दिनचर्या है, क्या ज़िंदगी है, क्या मोटिवेशन है, और साथ में किस तरीके से 100 साल होने जा रहे हैं UPSC संस्था को, कितना ज़रूरी है ये एग्ज़ाम, और साथ ही क्या क्या लगता है इसमें, कितना बर्डन रहता है एक्सपेक्टेशन को, और कैसे ये एक्सपेक्टेशन ही उनको आगे ले जाती है। कुछ इस तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारा चैनल द एज को फॉलो करते रहें। हम दिन रात मेहनत करके आपके सामने ज़मीनी हकीकत को लाते हैं। सच्चाई कहीं छुप ना जाए, आपके सामने पुरजोर कोशिश करके लाते हैं। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और हम ऐसे ही आपके सामने ज़मीनी हकीकत से जुड़ी कहानियाँ लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे साथी सुशील कुमार को। रजत केन फॉर द एज।